Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टर्म यूज्ड इन फार्माकोलॉजी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक टर्म को बताता जाऊंगा डिटेल में। एट द लेवल ऑफ डी फार्म, हमको जो भी कुछ पढ़ना है वो भी डी फार्म लेवल पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक टर्म आता है टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस, तो ये क्या है? टैकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस when some drugs are administered repeatedly in short interval. It means कि जब आप किसी ड्रग को बहुत ही कम इंटरवल रखते हुए बार बार किसी पेशेंट को दिया जाएगा, तो ऐसा देखने को मिलता है कि उस दवा के प्रति टॉलरेंस डेवलप हो जाता है बहुत जल्दी। मीन्स इट इज द डेवलपमेंट ऑफ rapid tolerance when some drugs are administered repeatedly in short interval. It is known as tachyphylaxis. इसे एक नाम और देते हैं acute tolerance. इसे एक नाम और क्या दिया जाता है? acute tolerance. तो हमेशा याद रखिए कि tachyphylaxis का मतलब ये हुआ कि हमने एक ही दवा का कई बार यूज किया बहुत ही कम इंटरवल पे, तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद वो दवा के प्रति बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो गया। इट इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। एग्जाम्पल एफेड्रिन, एम्फेटामिन, टायरामीन। अगर हम इनका बहुत रैपिडली रिपीटेटिव यूज करेंगे तो टैकीफाइलैक्सिस डेवलप हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत लोग ये सोचते हैं कि मान लो कम डोज में अगर टॉलरेंस डेवलप हो गया तो हम ज़्यादा डोज दे दें तो उसे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे खास बात ये, इट कैन नॉट बी ओवरकम इमीडिएटली बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ ड्रग। अगर हम ड्रग की डोज बहुत तेजी से बढ़ा दें और हम सोचें कि ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नया टॉपिक, क्योंकि हमको सब केवल टर्म का आइडिया लेना है कि कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। तो एक नया टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब भी आप मेडिसिन को लेते हैं तो देखते हैं कि दवा को लेने पे कुछ एडवर्स रिएक्शंस आते हैं। दिस इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो भी आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें कई टर्म बार बार यूज किए जाते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेसी, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग इंटॉलरेंस, iatrogenic, ड्रग डिपेंडेंस, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स, ड्रग एब्यूज। ठीक है, ये तमाम टर्म है जिनका यूज किया जाता है जब भी हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलर्जिकल
रिएक्शंस के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन पे मेडिसिन को दे रहे हैं तो कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटर, दैट इज ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटर्स। ये एलर्जिक रिएक्शन स्किन पे भी इफेक्ट डालेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी इफेक्ट डालते हैं, लंग्स पे भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया, इसके अलावा तमाम आपके एंटीसीरा, जैसे टिटनस का एंटीसीरा हो गया या रेबीज का एंटीसीरा हो गया, इन सभी को अक्सर अक्सर दिया जाता है जब, तो देखते हैं ये कुछ एलर्जिकल रिस्पांस आते हैं। तो ये आपका हो गया एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक कंडीशन, एलर्जिकल रिएक्शन। एलर्जिकल रिएक्शन में क्या है कि जब भी हम पेनिसिलिन या एंटीसीरा या कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं तो देखा जाता है कि पॉपुलेशन के कुछ लोगों में इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड एलर्जिकल रिएक्शन शो होते हैं। वो स्किन पे भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कुछ दवाएं लेने पे कुछ लोगों में स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, या कुछ दवाओं को लेने पे कुछ लोगों के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जख्म हो जाता है, या लंग्स में थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? एलर्जिकल रिएक्शंस का। फिर आपका आता है नया टर्म, एक आता है आपका इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि आपने जब किसी मान लो 100 लोगों के ग्रुप में किसी मेडिसिन को दिया, तो आप देखेंगे कुछ एक लोगों में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका पूर्वानुमान नहीं था। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब भी अक्सर ये देखा गया है कि जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने वाली महिलाओं में डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है कुछ एक लोगों में। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बहुत से लोगों में ये देखा गया है, एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है एगमेंटेड। एगमेंटेड का मतलब क्या हो गया? ऐसा एडवर्स रिएक्शन जिसके बारे में हमें पूर्वानुमान था। जैसे इडियोसिंक्रेटिक जो एडवर्स रिएक्शन है, इसके बारे में हमको कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन एगमेंटेड ड्रग रिएक्शन ऐसे ड्रग रिएक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमको पूर्वानुमान होता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि रिलेटेड विथ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इट कैन बी प्रिडिक्टेबल, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है पहले से। दीज आर डोज रिलेटेड, दीज आर डोज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइपोटेंशन बाई अल्फा ब्लॉकर। जब भी हम अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि पेशेंट्स में हाइपोटेंशन डेवलप होने लगता है। जब भी हम नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग लंबे समय तक यूज करते हैं तो देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर डेवलप होने लगता है। जैसे कि एस्प्रिन का यूज किया जाए लंबे समय तक तो पेप्टिक अल्सर डेवलप होने लगता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एगमेंटेड टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन विच वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट ड्रग रिएक्शंस। नेक्स्ट है आपका फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कि जब भी आपकी दवा मार्केट में आ गई तो दवा के मार्केट में आने के बाद भी हम
उसके एडवर्स रिएक्शन की कॉन्टिन्यूस स्टडी करते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दवा मार्केट में आने के बाद 20-20 साल बाद उसके एडवर्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसी कंडीशंस आती हैं। तो इनको रूल आउट करने के लिए हम क्या फार्माकोविजिलेंस का यूज किया जाता है। फार्माकोविजिलेंस मीन्स पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। फिर आपका आता है ड्रग इंटॉलरेंस। ड्रग इंटॉलरेंस, ड्रग इंटॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने दवा को रिपीटेडली कई बार यूज किया तो देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद वो दवा काम ही नहीं कर रही है। ड्रग इंटॉलरेंस, इसका एग्जांपल क्या है? वेस्टिबुलर डिसफंक्शन आफ्टर स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें क्या है, ऐसे जो लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है? अक्सर वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। इसके अलावा iatrogenic iatrogenic टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। iatrogenic टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? इसको हम कहते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड ड्रग रिएक्शन। फिजिशियन इंड्यूस्ड ड्रग रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आइसोनियाजिड, जो कि टीबी के पेशेंट्स को दी जाती हैं टीबी को खत्म करने के लिए, अगेंस्ट टीबी। आइसोनियाजिड इज ए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन विच इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, अब जब भी कोई फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है आइसोनियाजिड तो फिजिशियन को पता होता है कि लंबे समय तक यूज करने पे हेपेटाइटिस की दिक्कत आएगी, लेकिन चूंकि उसकी टीबी को खत्म करना है इसलिए वो देना जरूरी है। इट इज नोन एज फिजिशियन इंड्यूस्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोन एज iatrogenic। फॉर एग्जांपल आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। फिर आपका नेक्स्ट आता है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस में क्या है? साइकोलॉजिकल ड्रग डिपेंडेंस, फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस। इसके बारे में मैंने एक आपका वीडियो अपलोड किया था ड्रग डिपेंडेंस के बारे में, उसमें है कि साइकोलॉजिकल ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपका आता है टीराइटोजेनिसिटी। टीराइटोजेनिसिटी टीराइटोजेनिसिटी का मतलब क्या हो गया? टीराइटोजेनिसिटी का मतलब ये हुआ कि प्रेग्नेंट वुमेन को हमने कोई दवा दिया, उस दवा की वजह से उसके होने वाले बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट आया, कोई विकृति पैदा हुई। दिस इज नोन एज टीराइटोजेनिसिटी। फॉर एग्जांपल 1960 के आसपास सर्वाइकल कैंसर की दवा दी जाती थी थैलिडोमाइड। उसकी वजह से जिन वुमेन को वो दवाएं दिया गया, जब वो मां बनी तो पता चला कि उनके हाथों में फ्लिपर लाइक, उनके जो हाथ थे वो कैसे थे? फ्लिपर लाइक। दिस इज नोन एज टीराइटोजेनिसिटी। नेक्स्ट, इसके आगे आपका कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी, बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि देने पे कैंसर प्रमोट करते हैं, कैंसर काज करते हैं। दीज आर नोन एज कार्सिनोजेनिक एजेंट। दीज आर नोन एज कार्सिनोजेनिक एजेंट। इसमें आपके कई मेडिसिन आती हैं, इवन कई एंटी कैंसर मेडिसिन भी हैं। बहुत सी ऐसी एंटी कैंसर मेडिसिन है विच इंड्यूस्ड कैंसर। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज इज a type of adverse drug reaction in which a patient take the medicine for other use rather than therapeutic use। कि कोई पर्सन किसी दवा का सेवन कर रहा है इसलिए नहीं कि उसे कोई बीमारी है या उसका कोई थेरेप्यूटिक यूज है, इसलिए किसी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए वो उस दवा का सेवन नहीं कर रहा है। तो फिर किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ताकि उसके द्वारा कोई और इफेक्ट वो लेना चाह रहा है। जैसे बहुत से लोग कोडीन सिरप का यूज करते हैं, कॉरेक्स सिरप का यूज करते हैं, उनको खांसी की दिक्कत नहीं रहेगी लेकिन तब भी वो उसका यूज करेंगे क्योंकि सीडेशन काज करता है, एक तरीके का ड्राउजनेस काज करता है, इसलिए। फिर आपका आता है ड्रग विड्रॉल। ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लंबे समय से कोई दवा का यूज कर रहे हैं
तो यकायक अगर आपने दवा को बंद कर दिया तो उसकी वजह से कुछ अनवांटेड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर लंबे समय तक कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज कर रहा है या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का यूज कर रहा है या कोई स्टेरॉइड ले रहा है, तो एकाएक अगर उस स्टेरॉइड को या दवा को लेना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स। अब इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन पे अपना इफेक्ट डालते हैं? तो हम स्टेप बाय स्टेप तमाम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज बॉडी साइज। बॉडी साइज, बॉडी के वेट के हिसाब से इंडिविजुअल की डोज हम डिसाइड करते हैं। बॉडी के वेट के हिसाब से, उसकी साइज के हिसाब से हम इंडिविजुअल डोज डिसाइड करते हैं। तो यानी कि बॉडी साइज इज ए मेजर फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग एक्शन। इसके अलावा एज इज द फैक्टर फॉर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। जैसे चिल्ड्रन को क्या डोज दी जाएगी, एडल्ट को क्या डोज दी जाएगी, एल्डरली पीपल को क्या डोज दी जाएगी। फिर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ड्रग एक्शन में वेरिएशन आ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी कैन इवन ऑल्टर ड्रग एक्शन। ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी भी कहीं ना कहीं ड्रग के एक्शन को ऑल्टर करती है, चेंज करती है, वेरी करती है। इसके अलावा स्पेशल रेसेस, हम ये देखते हैं कि वेरियस रेसेस में ड्रग एक्शन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए रैबिट रेजिस्टेंस टू एट्रोपिन, माइस रेजिस्टेंस टू डिजिटैलिस। ये देखा गया है कि रैबिट के ऊपर एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं होता। रैबिट रेजिस्टेंस टू एट्रोपिन एंड माइस रेजिस्टेंस टू डिजिटैलिस। ह्यूमन में ये देखा जाता है कि ब्लैक रिक्वायर हायर डोज एंड मंगोल रिक्वायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन। इन ह्यूमन बीइंग्स में ये देखा गया है कि ब्लैक रेसेस रिक्वायर हायर डोज एंड मंगोलियन रेसेस रिक्वायर लोअर डोज ऑफ एट्रोपिन। फिर आपका आता है जेनेटिक्स। इंडिविजुअल पर्सन का जो जेनेटिक्स होता है वह भी इफेक्ट डालता है ड्रग एक्शन पे। इंडिविजुअल पर्सन की जेनेटिक्स इज आल्सो अफेक्ट ड्रग एक्शन। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से आप दवा को दे रहे हैं, यह भी इफेक्ट डालता है ड्रग एक्शन। जैसे ओरल रूट से दवा को देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा एक्शन आने में, पैरेंटल रूट से क्विकली एक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी में चेंज हो जा रहा है। इसके अलावा फूड एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस समय आप दवा को दे रहे हैं और खाने के साथ दे रहे हैं या खाली पेट दे रहे हैं, ये चीजें भी ड्रग के एक्शन पे इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल स्टेटिन्स गिवन बेटर रिस्पांस एट इवनिंग। जितने भी स्टेटिन्स हैं, स्टेटिन्स वो सारे के सारे इवनिंग में बढ़िया रिस्पांस देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जैसे कि गैस की दवाएं,
ये आप देखेंगे कि अक्सर खाली पेट लिया जाता है। तो फूड एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो मॉडिफाई ड्रग एक्शन। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे एंग्जियस पेशेंट, जो मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स को कहीं ना कहीं डोज थोड़ा ज़्यादा देनी होती है। एंग्जियस पेशेंट रिक्वायर मोर डोज। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर किसी को या ये कहा जाए कि पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर किसी को ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, लिवर की, किडनी की, तो उस केस में डोज वेरिएशन आता है, डोज वेरिएशन जरूर आता है। तो वहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमें कितनी डोज देनी है, कितना देनी है। इसके अलावा टॉलरेंस, अगर ड्रग टॉलरेंस डेवलप है, इट इज आल्सो मॉडिफाइड ड्रग एक्शन। तो मैंने आपको बताया कि देर आर सेवरल फैक्टर्स विच मॉडिफाई ड्रग एक्शंस। अगर हम इनको कहें कि ऐसे फैक्टर्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो हम ऐसे फैक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज रिसेप्टर स्टेट, थर्ड वन इज हार्मोनल लेवल। तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसमें पहला क्या है, बॉडी साइज, इंडिविजुअल पर्सन की साइज क्या है, उसका वेट क्या है, इट मॉडिफाइड ड्रग एक्शन। इसके अलावा एज ऑफ द पर्सन, वो चाइल्डहुड है, एडल्ट है, एल्डरी पीपुल है, तो उनकी एज भी ड्रग एक्शन पे इफेक्ट डालती है। इसके अलावा जेंडर, जेंडर इज आल्सो मॉडिफाइड ड्रग एक्शन। ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी कैन इवन ऑल्टर ड्रग एक्शन। ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जो होती है वो ड्रग एक्शन को ऑल्टर करती है। क्लियर? तो स्पेशल रेसेस, फॉर एग्जांपल रैबिट्स रेजिस्टेंस टू एट्रोपिन, माइस रेजिस्टेंस टू डिजिटैलिस। ह्यूमन में ये देखा गया है कि ब्लैक रेसेस रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ ड्रग एंड मंगोल रिक्वायर लोअर अमाउंट ऑफ एट्रोपिन। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस रूट से आप ड्रग को दे रहे हैं, इट इज आल्सो अफेक्ट द ड्रग एक्शन। इसके अलावा फूड एंड टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप खाली पेट दवा को दे रहे हैं तो एक्शन, और किस टाइम में दिया जा रहा है। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे स्टेटिन, स्टेटिन को अगर इवनिंग में दिया जाए तो उनका रिस्पांस बढ़िया आता है। फिर आपका आता है पैथोलॉजिकल स्टेट, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, लिवर की, किडनी की, तो उस केस में रिस्पांस कुछ वेरी करेगा। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंग्जियस पेशेंट रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ डोज कंपेरिजन टू नॉर्मल पर्सन। तो ये वेरियस फैक्टर्स विच मॉडिफाई ड्रग एक्शंस। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एट द रिसेप्टर साइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और बाइंडिंग साइट located on the surface or inside the cell that
recognize the signal molecule or drug and initiate the response. Various terms are agonist, antagonist, inverse agonist, and partial agonist. These are the various terms which used in description of drug action. Agonist, which activate receptors and give response as like physiological signals. Inverse agonist, which activate receptors but produce response in opposite direction of agonist. Antagonist, which prevent the addition agonist on receptor. Partial agonist, which activate receptor to given submaximal effect but antagonist the action of full agonist. इसका मतलब एगोनिस्ट ऐसे एजेंट हैं विच एक्टिवेट रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं एंड गिवन रिस्पांस एज लाइक फिजियोलॉजिकल सिग्नल, और फिजियोलॉजिकल सिग्नल की ही तरह रिस्पांस को देते हैं, दैट आर नोन एज एगोनिस्ट. इनवर्स एगोनिस्ट उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा. इनवर्स एगोनिस्ट विच एक्टिवेट रिसेप्टर but produce response in opposite direction of agonist. जैसे मान लो कि कोई एक लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है जो कि क्लोराइड आयन की एंट्री को प्रमोट कर रहा है, तो इनवर्स एगोनिस्ट भी उसी जगह पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, लेकिन इट फैसिलिटेट द एग्जिट ऑफ क्लोराइड आयन, ना कि एंट्री को. तो इनवर्स एगोनिस्ट विच एक्टिवेट रिसेप्टर but produce response in opposite direction of agonist. मीन्स अगर एगोनिस्ट क्लोराइड आयन की एंट्री करा रहा है तो इनवर्स एगोनिस्ट क्लोराइड आयन को एग्जिट कराएगा. एंटागोनिस्ट विच प्रिवेंट द एडिशन ऑफ एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर. एंटागोनिस्ट ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि एगोनिस्ट को रिसेप्टर पे ऐड नहीं होने देंगे, इसकी वजह से रिसेप्टर आपका एक्टिवेट नहीं होगा. पार्शियल एगोनिस्ट विच एक्टिवेट रिसेप्टर. पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे होते हैं जो कि रिसेप्टर को तो एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये रिस्पांस उतना नहीं देते हैं जितना कि एगोनिस्ट देता है. इट मीन्स कि पार्शियल एगोनिस्ट आर द एजेंट्स विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू गिवन सब मैक्सिमल रिस्पांस. तो ये कुछ वेरियस टर्म्स हैं जो हम लोग बार बार यूज करेंगे जब हम ड्रग एक्शन की स्टडी करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स. अब आपका एक टर्म और आता है बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी, तो ये क्या चीज है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये कि extent of drug absorbed to systemic circulation from dosage form is known as bioavailability. It means कि जो भी आपने डोजेज फॉर्म दिया उसमें से कितना परसेंटेज सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी. हम ये देखते हैं कि अगर दवा को आईवी रूट से दिया जाए तो उस केस में उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100%. और अगर ओरल रूट से दिया जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती. क्यों? क्योंकि जब भी हम ओरल रूट से दवा को देते हैं तो वो पहले फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म को जाएगी और इसके अलावा तमाम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं. इस वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. तो बायो अवेलेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ एरिया अंडर कर्व फॉर ओरल डोज एंड एरिया अंडर कर्व फॉर IV dose. It is known as bioavailability. दूसरी चीज क्या है? MSC. इसे क्या कहेंगे? मैक्सिमम
safe concentration, maximum safe concentration, and MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो बार बार आपके यूज किए जाते हैं। अब हमको ये देखना है कि ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता कैसे। भाई आपने कोई मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन लेने के बाद वो दवा आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर अपना रिस्पांस देती है। तो हमको पढ़ना है ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम सो दैट इट मे रिएक्ट टू इट्स साइट ऑफ एक्शन वाया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब कि मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम सो दैट इट मे रीच टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। मतलब ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन साइट से टू द ब्लड स्ट्रीम सो दैट इट मे रीच टू इट्स साइट ऑफ एक्शन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स बार बार यूज किए जाएंगे, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सिंपल सा ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपने दवा को ओरल रूट से लिया, अब उस दवा को उस स्पेसिफिक साइट पे जाना है, पैर में कहीं स्वेलन है, सपोज दैट पैर में आपके कहीं कोई स्वेलन है, तो दवा को आपने ओरल रूट से लिया, अब उस दवा को आपके पैर की सेल्स तक जाना है ताकि स्वेलन को कम करे। तो कैसे वो वहां तक जाएगी, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। तो जब भी आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या, इसमें डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव डिफ्यूजन में क्या, ड्रग ट्रांसपोर्ट टू सेल विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा आपका आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब क्या कि मॉलिक्यूल जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 100, वो एक तरीके से सेल्स के बीच के मीडिया से फिल्टर आउट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। फिर आपका आता है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का मतलब क्या, पैसेज अक्रॉस कैपिलरी वॉल। बल्क फ्लो का मतलब क्या कि पैसेज अक्रॉस कैपिलरी वॉल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द ड्रग ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि मॉलिक्यूल के एंट्री या एग्जिट को फैसिलिटेट करते हैं। वो एक तरीके से कैरियर का काम करता है। दिस इज नोन एज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। फिर आपका आता है क्या, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस कहने का क्या मतलब हुआ, सेल मेम्ब्रेन ने किसी चीज को इनगल्फ किया थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल, और उसको बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। ऐसे ही आपका आता है पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो ये तमाम ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आपका पूरा आज के कुछ वेरियस टर्म्स हुए। अब हम जो आगे लेक्चर लेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेशन और करना है, डिटेल स्टडी, और फिर हम अपने जो हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस सीधे वहाँ पे स्टडी शुरू कर देंगे। थैंक यू।